रिसेंटली आपने रिलायंस के डीमर्जर की न्यूज़ सुनी होगी, बट उससे पहले आपने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर की भी न्यूज़ सुनी होगी। सो क्यों कंपनीज डीमर्ज या मर्ज करती है? क्या रीज़न होती है? क्या ये हर बार प्रॉफिटेबल होते हैं या लॉस मेकिंग भी होते हैं? मार्केट इसके बेसिस पे कैसे रिएक्ट करती है? एक शेयर कैसे उसके बेसिस पे मूव करते हैं? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्जर की। मर्जर का मतलब होता है जब दो कंपनीज एक साथ आ जाती है और जुड़ जाती है। ये तब उस केस में हो रहा होता है जब दोनों कंपनी से काम कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही होता है और लोगों और उन कंपनीज को लगता है कि दो की एंटिटीज में एग्जिस्ट करने में उतना फायदा नहीं है जितना अगर वो एक साथ आ जाए, एकजुट हो जाए, एक स्टॉक बन जाए, एक एंटिटी बन जाए, उसमें ज़्यादा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एचडीएफसी का केस देखा हो तो एचडीएफसी एक कंपनी थी जो होम लोन्स प्रोवाइड करती थी उन एरियाज में जहाँ पे शायद बैंकिंग सेक्टर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एचडीएफसी जो है वो 1970s की कंपनी थी। वेयर एज अगर एचडीएफसी बैंक का आपने देखा हो तो वो 1990s में आया था। एचडीएफसी बैंक आज की डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में। ठीक है, इसकी जो कैपेक्स है वो कई सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक से मिला के भी ज़्यादा है। सो इस मर्जर से दोनों कंपनीज को फ़ायदा क्या होगा? सो बेसिकली एचडीएफसी जो है वो लोन्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, ये बैंकिंग की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता। और एचडीएफसी बैंक जो है ये लोन्स तो प्रोवाइड करता ही करता है, बट इसके पास बैंकिंग सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। ये लोगों के सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, करंट अकाउंट्स खुलवा सकता है, कार्ड की फैसिलिटीज़ दे सकता है, और भी कई चीज़ें जो एक बैंक करवा सकता है वो एचडीएफसी बैंक करवा सकते हैं। सो अब इनके मर्जर से एक फ़ायदा हो सकता है, एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी के कंज्यूमर्स की एक्सेस मिल जाएगी जो जहाँ पे एचडीएफसी बैंक की स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। दूसरी जगह ये फ़ायदा होगा कि एचडीएफसी के जो कस्टमर्स थे उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोनों के साथ आने से जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा अब, और लोगों को जो एचडीएफसी बैंक में थे उनको भी लोन्स प्रोवाइड करने में हेल्प हो जाएगी। तो दोनों कंपनीज़ के लिए साथ आना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कई सारे गवर्नमेंट के लॉज ऐसे होते हैं जो एचडीएफसी पे अप्लाई हो रहे थे, और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो बैंकिंग को रोक रहे थे। दोनों के मर्जर से वो लॉस से भी कहीं ना कहीं बचेंगे। सो अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो कंपनी का इस केस में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए जो मर्जर है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है। अगर आपने स्टॉक की वैल्यू देखी हो तो पिछले एक साल के अंदर अंदर एचडीएफसी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। और जिस जिस दिन भी न्यूज़ आई है कि इनके मर्जर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो इनके स्टॉक के प्राइसेस हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। सो ये एक रीज़न होता है मर्जर का। एक रीज़न मर्जर का होता है एक्विजिशन। कई बार कोई बड़ी कंपनी होती है और वो देखती है कि कोई छोटी कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही, तो वो बड़ी कंपनी आके उस छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, और इससे क्या होता है, उस जो बड़ी कंपनी में लिमिटेशंस होती है वो छोटी कंपनी उसको फिलफिल कर देती है। तो इस कंपनी में बड़ी कंपनी जो होती है वो छोटी कंपनी को डायरेक्टली परचेज ही कर लेती है। यहाँ पे इसको मर्जर तो बोला जाता है, बट ये एक तरीके से एक्विजिशन की फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं डीमर्जर की। रिसेंटली हमें रिलायंस में डीमर्जर देखने को मिला है। सो ये रिलायंस में डीमर्जर हुआ क्यों? जब एचडीएफसी में मर्जर हो रहा था तो रिलायंस को डीमर्ज होने की क्या जरूरत पड़ गई? रिलायंस को अगर देखा जाए तो रिलायंस मल्टीपल सेक्टर्स के बिजनेसेस करते हैं। रिलायंस क्रूड भी एक्सपोर्ट करता है, रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में भी है, रिलायंस रिटेल में भी है, रिलायंस ने बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है। मॉल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा सारे स्टोर्स रिलायंस की होते हैं मोस्टली। एफएमसीजी सेक्टर में रिलायंस है, और ऐसे पता नहीं कितने सारे बिजनेसेस हैं जो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नाम पे चल रहे हैं। तो इनमें से एक ऐसा बिजनेस था रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का। तो इनके बोर्ड मेंबर्स को लगा कि एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट वाला जो बिजनेस है ये नए टाइप के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। वो इन्वेस्टर्स शायद रिलायंस में इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इतने मल्टीपल सेक्टर की कंपनी है, तो वो बिजनेस उस हिसाब से हाईलाइट नहीं हो पा रहा। तो ये डिसीजन आया कि वो जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी थी उसको अलग कर देते हैं और उसमें नए टाइप के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब वो कंपनी अलग हो गई है और उसका नाम हो गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो अब दो एंटिटीज़ हो गई है मार्केट में। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो अभी भी वही क्रूड एक्सपोर्ट, एफएमसीजी और भी कई सारी चीज़ें कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई है जिसका स्टॉक जो है वो 260 के प्राइस की वैल्यू पे अनाउंस हो चुका है। अब कुछ दिनों में लिस्ट भी हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि स्टॉक में कितने बायर्स आते हैं, कैसे मूवमेंट होती है, प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी।
बट ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी इफेक्टिव तरीका है नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि रिलायंस एक अम्ब्रेला कंपनी है, इसके नीचे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस चलते हैं। आपने देखा हो तो अडानी जो है ऑन दी अदर है, उसमें कंपनीज जो है वो डिवाइडेड है। अडानी पावर अलग है, अडानी गैस अलग है, एंटरप्राइज एक पेरेंट कंपनी हो गई, AWL है, और भी ऐसी कई सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो अडानी के अंडर ऑपरेट करती है। बट रिलायंस के केस में अभी तक ऐसा नहीं था, रिलायंस एक ही एंटिटी के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस करता था। तो ये एक अच्छा स्टेप है रिलायंस के लिए कि एक ब्रांच को अलग करके देखा। अब इससे इन्हें फ्यूचर में आइडिया लग जाएगा कि ये और कितना स्प्लिट हो सकते हैं, या एक ब्रांच को ही सिर्फ अलग करके ये नए टाइप के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं। अब जो आने वाले टाइम में एक और स्टॉक है जो लोगों का बहुत फेवरेट है, वो भी स्प्लिट होने वाला है। जी हाँ, मैं ITC की बात कर रही हूँ। आप लोगों को पता लग गया होगा कि ITC जो है वो अपने होटल बिजनेस को अलग करने वाला है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? सो आप लोगों को पता होगा ITC भी रिलायंस जैसे है। ITC एक नाम की कंपनी के अंदर बहुत सारे काम करती है। जब ITC आया था तो उसकी फुल फॉर्म थी इंपेरियल टैबैको कंपनी। सो मेन जो इनका बिजनेस था वो सिगरेट्स का था। धीरे धीरे ये ग्रो हुए, इन्होंने FMCG सेक्टर में भी अपनी जगह बनाई। आप लोगों को पता होगा कि आशीर्वाद आटा जो हम सबके घरों में आता है वो ITC के साथ, ITC उसके पीछे पेरेंट कंपनी है। आपने सनफीस्ट के बिस्किट्स भी खाए होंगे, यिप्पी नूडल्स का भी नाम सुना होगा। सो इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कंपनी है वो है ITC। सो ये ITC की FMCG ब्रांच है। साथ ही साथ ITC स्टेशनरी में भी बहुत फैला हुआ है। हम सब ने बचपन में क्लासमेट्स के रजिस्टर्स यूज़ किए। वो क्लासमेट के रजिस्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ITC ही करती है। और साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा ITC के होटल्स भी हैं। दिल्ली में ITC मौर्या है, बॉम्बे में ITC मराठा है, और भी कई सारे ITC की होटल्स हैं। वेलकम होटल्स की चेन चलती है, वो भी ITC का पार्ट है। अब हो क्या रहा है, ITC का जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो है सिगरेट्स मेकिंग का। सिगरेट्स पे गवर्नमेंट कितने भी टैक्सेस बना दे, कोई भी रूल्स आ जाए, सिगरेट्स का एक ऐसा बिजनेस है जो शायद कभी डाउन नहीं जाने वाला। इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है ITC को। ठीक है, तो इसके साथ साथ FMCG भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। FMCG की भी ग्रोथ अपनी स्पीड से हो रही है, स्टेशनरी वाला सेक्टर भी ग्रोथ कर रहे हैं। बट जहाँ पे ITC का बर्न रेट सबसे ज़्यादा है वो है होटल्स का सेक्टर। और वो क्या रहे, होटल्स की सेक्टर की वजह से आपने देखा हो तो ITC का जो शेयर प्राइस है वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं ले पा रहा जिस हिसाब से इसके कॉम्पिटिटिव जो और स्टॉक्स है वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक आज की रेट में 2500 पे, वेयर एज ITC ने अभी 500 के आसपास की वैल्यू को टच की है। सो इतने डिफरेंस की वजह से ITC को लग रहा है कि इन्वेस्टर्स उस हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और इनको लगता है कि अगर ये एक होटल की ब्रांच को अलग कर देंगे तो जो बाकी 3 या 4 ब्रांचेस है वो अपने आप में ही इतनी पोटेंशियल रखती हैं कि वो और अच्छे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे और कंपनी जो है ग्रो हो जाएगी। सो ये एक मेरे को लगता है कि अच्छा स्टेप है। ITC के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्हें लगता है कि अगर वो होटल और टूरिज्म के जो एरिया है उसको सेपरेट कर देते हैं तो जैसे बाकी होटल्स के स्टॉक हैं, हमारे पास इंडियन होटल्स हैं, लेमन ट्रीज हैं, शहरे होटल्स है, उसी के तरीके से जैसे जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो होगी वो होटल्स का सेक्टर भी ग्रो कर जाएगा। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ITC के द्वारा। अब इस पे क्या फाइनल न्यूज़ आती है, किस रेशियो में ये डीमर्ज होगा, ITC के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कितने शेयर्स ITC होटल्स के मिलेंगे, ये जो सारी न्यूज़ है इसके ऊपर फैसला आएगा अगस्त में। तब जाके हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि ITC ओवरऑल कैसे रिएक्ट करेगा। बट मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव लगती है। अब इसके बाद देखेंगे मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। इसके बाद एक और न्यूज़ आई है जिसमें हमें एक और मर्जर का एग्जाम्पल दिख रहा है। जी हाँ, एक बैंक है जो मर्ज होने वाला है। मैं आपको हिंट दूँ तो इस बैंक के जो एडवर्टाइजमेंट है वो श्री अमिताभ बच्चन जी करते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे मैं IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर रही हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक की पेरेंट कंपनी है IDFC। सो न्यूज़ आई है कि IDFC फर्स्ट बैंक भी अपनी पेरेंट कंपनी में कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी वो लोन वाला फैक्टर है या कोई और फैक्टर है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन आएगी हम लोगों को पता लग जाएगा, फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने किसी स्टॉक को मर्ज या डीमर्ज होते हुए देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक स्टॉक वैसे और था जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ, वो था टाटा कंज्यूमर का। लास्ट ईयर ये अनाउंस हुआ था कि टाटा कंज्यूमर जो है वो टाटा कॉफ़ी से मर्ज हो जाएगा।
अब टाटा कंज्यूमर एक एफएमसीजी कंपनी है और टाटा कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी में है जिसके अंदर स्टारबक्स आते हैं। तो इन दोनों कंपनीज ने सोचा था कि ये मर्ज होंगी, बट अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन इनके ऊपर आया नहीं है। पिछले साल अनाउंस हुआ था, बट अभी तक कुछ फाइनल देखने को मिला नहीं है। देखते हैं इसके ऊपर भी क्या होता है। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू।